नमस्कार साथियों, आपके अपने परिवार आरडीएस क्लास में स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे ढंग से कर रहे होंगे। आइए हम यहाँ देखेंगे क्लास 10th की हिंदी चैप्टर 2 नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा लिखा गया यह 20 का दांत कहानी के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, पहले नलिन बिलोचन शर्मा का जीवनी, नलिन बिलोचन शर्मा की जीवनी की तरफ चलते हैं। आखिर लेखक हैं कौन? 20 के दांत के लेखक कौन हैं? तो 20 के दांत के लेखक नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। नलिन बिलोचन शर्मा, ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं 20 के दांत के लेखक। ठीक है, इनका जन्म होता है 18 फरवरी 1916 को। 18 फरवरी 1916 को अपने ही राज्य बिहार पटना में बदरघाट में हुआ था। बिहार के पटना में बदरघाट। ठीक है, पिता का नाम पंडित राम अवतार शर्मा था और माता श्री का नाम रत्नावती शर्मा था। वे जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे, अर्थात अपने जन्म से ही वे भोजपुरी बोलते थे। ठीक है, उन्होंने विद्यालय शिक्षा जो है पटना कॉलेजिएट स्कूल से किए हुए हैं। उसके बाद वह संस्कृत और हिंदी में पटना विश्वविद्यालय से क्या किया है? एमए किए हुए हैं। ठीक है, तो नलिन बिलोचन शर्मा जी से आप परिचित हुए होंगे। नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म जो होता है पटना में बदरघाट में 18 फरवरी 1916 को हुआ है। पंडित राम अवतार उनके पिता और रत्नावती शर्मा उनकी माता श्री थी। वह जन्म से ही भोजपुरी प्रेमी थे या भोजपुरी भाषी थे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं क्या है? नलिन बिलोचन शर्मा जी की जो रचनाएं हैं, दृष्टिकोण, 20 के दांत और साहित्य का इतिहास दर्शन। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी का जो रचनाएं हैं, दृष्टिकोण, 20 के दांत और साहित्य का इतिहास दर्शन, इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। एग्जाम में ऑब्जेक्टिव होता है, उस ऑब्जेक्टिव में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर आता है रचनाएं में, यही 3 आता है। ठीक है, अतः आप लोग इसे बढ़िया से देखिएगा। नलिन बिलोचन शर्मा जी प्रयोगवाद के प्रारंभिक कवि थी। जैसे कि कुछ आलोचक मानते थे कि यह प्रारंभिक कवि में प्रयोगवाद के कवि थे। ठीक है, इनकी कहानियों में मनोवैज्ञानिकता तत्व प्रचुर मान में विद्यमान दिखते थे। ठीक है, यह जो नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं एक आलोचक और महान कहानीकार थे। ठीक है, नलिन बिलोचन शर्मा जी द्वारा लिखा गया एक सुंदर सा कहानी, बहुत सुंदर ढंग से यहाँ गरीबी और अमीरी में फ़र्क दिखाया गया है। ठीक है, इस कहानी को देखिएगा। 20 के दांत शीर्षक है कि एक खोखा रहता है, उस खोखा को मदन से लड़ाई होती है। उस लड़ाई में 20 के दांत के 2 दांत तोड़ डाले। मतलब कासू जो लड़का था, खोखा था, उसका मदन ने क्या कर दिया? 2 दांत तोड़ दिया। ठीक है, आगे मिलेंगे हम, आगे कहानी में चलेंगे। चलिए अब कहानी की तरफ बढ़ते हैं। एक अमीर आदमी था। अमीर आदमी का नाम था सेन साहब। काफ़ी अमीर थे, अपने हस्ती में सबसे अमीर थे। उनकी 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां थी। 5 लड़कियां काफ़ी सुशील, सभ्य, शांत थी, मानो की कठपुतली थी। आप जिधर कहोगे उतना ही करती थी, उतना ही इधर उधर जाती। खेलने का भी समय शाम को निकलती थी। लेकिन एक लड़का उनका था, काफ़ी खुरपाती था, उदंड था। खुरपाती लड़का हो जाता है। खोखा नाम था उसका। एक खुरपाती लड़का जिसका नाम खोखा था। ठीक है, सेन साहब ने नई मोटर कार ली थी, स्ट्रीमलैंड। शायद आज रेंज रोवर है। रेंज रोवर मान लीजिए, काली चमकती हुई खूबसूरत गाड़ी थी। उस गाड़ी का रंग काली खूबसूरत।
काफ़ी खूबसूरत था, चमकती हुई गाड़ी थी। सेन साहब को उस पर क्या था, नाज था। उस पर एक धब्बा भी, मिट्टी भी लगने नहीं देते थे। क्लीनर और शोफर सेन साहब की सख्त ताकीद में रहते थे, हमेशा उसकी सफाई में लगे रहते थे। क्योंकि खोखा सेन साहब का सबसे छोटा लड़का था, नामुम्मीद बुढ़ापे का तारा। खोखा जो था काफ़ी उदंड था, काफ़ी खुरपाती लड़का था। लेकिन सेन साहब जो थे, उनके आँखों का तारा खोखा था। इसलिए कोई भी खतरा था तो केवल खोखा से। अगर मोटर को कोई भी खतरा था तो किससे था, खोखा के अलावा किसी से मोटर की मतलब खतरा नहीं था। क्योंकि लड़कियां जो थी काफ़ी सुशील थी ना, मानो की कठपुतली ही थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। कि एक दिन की बात है, सेन साहब का शोफर एक औरत से उलझ जाता है। सेन साहब का शोफर है, एक औरत से उलझ जाता है। बात यह थी कि 5-6 साल का एक बच्चा मदन गाड़ी को मतलब उसकी गाड़ी को छुआ। शोफर को लगा कि मेरी गाड़ी को क्या कर रहा है, गंदा कर रहा है। मना किया, शोफर ने मना किया तो शोफर से उल्टे में ही वो औरत उलझ गई। मामला अभी सिमटा ही नहीं था, मामला अभी ख़त्म हुआ ही नहीं था कि इसी बीच खोखे ने मोटर की पिछली बत्ती का लाल सिक्का चकनाचूर कर देता है। ठीक है, अभी मामला ख़त्म, उधर का झगड़ा ख़त्म ही नहीं हुआ था, तब तक खोखा ने क्या किया, अपने ही मोटर का पिछला गाड़ी का लाल बत्ती का शीशा चकनाचूर कर देता है। लेकिन सेन साहब जो थे, खोखा की हरकतों से बिल्कुल बुरा नहीं माने। कहते हैं कि मेरा जो लड़का है उन पे शान है, क्योंकि लाल बत्ती जो फोड़ा है उस लाल बत्ती में देखना चाह रहा होगा कि आखिर उस बत्ती में क्या है। देखिए कितना अजीब सी बातें कहते हैं कि मेरा लड़का देखना चाहता है कि उस बत्ती के पीछे अंदर क्या रखा है, आखिर किस चीज़ से बना है, आखिर कैसे बना है। तो मतलब वो जानते थे कि मेरा लड़का क्या बनेगा, इंजीनियर बनेगा। लेकिन सेन साहब के कुछ मित्रगण आए हुए थे। मित्रगणों से कहा कि देखा आप लोगों ने, मेरा लड़का जो है काफ़ी शरारती हो गया है, मोटर के पीछे हमेशा पड़ा रहता है, मोटर के पीछे हमेशा पड़ा रहता है। उसके पार्ट पुर्जे में इतनी दिलचस्पी है कि क्या बताऊं, शायद यह देखना चाह रहा होगा कि आखिर इस बत्ती के अंदर क्या है। कासू ने मिस्टर सिंह की गाड़ी का अगले और पिछले पहियों का हवा निकाल दिया। अब मिस्टर सिंह उसके मित्रगण आए हुए थे। कासू क्या किया, उनके भी पहिया का गाड़ी का क्या कर दिया, हवा आगे और पीछे निकाल दिया। कुछ समय बाद किसी तरह चले गए, मिस्टर सिंह चले गए। तो जो झगड़ा हुआ था मदन से, मदन को लेकर औरत और मदन के बीच में जो शोफर से हुआ था, सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को, जो उनके फैक्ट्री में किरानी था, उनको बुलावा भेजा। उनको बुलावा भेजते हैं कि आप आइए। ठीक है, आते हैं। आने के बाद देखिए क्या होता है। खूब खरी खोटी सुनाई। साहब ने क्या किया, जो सेन साहब थे, सेन साहब ने खूब खरी खोटी सुना दी, गिरधर को खूब सुनाया। गिरधर उसी रात अपने बच्चे मदन को ले पिटाई की, खूब पिटाई, काफ़ी पिटाई किया। उसके बाद देखिए दूसरे दिन शाम होता है। खोखा बंगले की गली में मदन खेल रहा था। खोखा क्या करता है, वहाँ से भाग निकला है, खेलने के लिए चला जाता है। जाने के बाद उसके शब्दों में, उसके बयानों में, उसकी बोली में घमंड था, अहंकार था, जो मदन को पसंद था ही नहीं। मदन को तब पहले से ही था ही कि मदन ने क्या किया था, मदन काफ़ी पिटाया था अपने गिरधर लाल पापा से। दोनों में तू मैं होकर काफ़ी झगड़ा हुआ। सभी दोस्तों ने लड़ाई देखते रहे, किसी ने छुड़ाने की कोशिश भी नहीं किया। दोनों में जमकर मारपीट हुई, जमकर मारपीटाई की। और खोखा को अंततः खोखा क्या हो गए,
अंततः खोखा बेचारे के 2 दांत मदन ने तोड़ डाला। काफ़ी डर लग रहा था कि अगर मदन घर जाएगा तो पापा से डांट पड़ेगी, पिटाई भी पड़ेगी। मदन चुपके से वहीं रह जाता है। 8-9 बज गया रात को जब भूख जोर से लगता है, काफ़ी जोर से भूख लगता है, उसके बाद मदन क्या किया, चुपके चोरी क्या किया, अपने घर की तरफ गया और रसोई में जाकर चुपचाप खाना खाया। खाने के बाद क्या होता है, खाना खाने के बाद वह बगल की रूम में जो उनके पापा और उनकी मम्मी थी, कुछ अपने में कुछ बोल रही थी। मदन चुपचाप सुनता रहा, आवाज़ को सुनता रहा, बातचीत की आवाज़ को सुनाई दी। उसके पिताजी ने माता को बताया कि सेन साहब ने उसे अब नौकरी से इस्तीफा देने को कह दिया। आखिर मान लीजिए, सेन साहब इतने अमीर खानदान से, उनके लड़कों को एक छोटा सा बच्चा गरीब सा, उन्हीं के यहाँ नौकरी करते थे उसके पापा, उन्हीं के लड़के ने उनके लड़के को क्या कर दिया, 2 दांत तोड़ दिए हैं। तोड़ने के बाद क्या करता है, नौकरी से निकाल दिया है। कहा है कि साथ साथ में आप घर को खाली भी कर दीजिए। घर खाली करने का भी आदेश दे देता है। मदन अपने काम की बात नहीं सुना, इसलिए वह सोने के लिए जाने लगा। रास्ते में वह एक लोटे से टकरा गया। मतलब जैसे ही वो चला, जैसे ही आगे की ओर बढ़ा, क्या होता है, उसका पैर एक लोटे से टकरा जाता है। टकराने के बाद आवाज़ आती है, क्योंकि लोटा से अगर पैर टकराता है उतने रात में तो आवाज़ आएगी। आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर आता है। मदन काफ़ी डरा हुआ था, क्योंकि हमेशा से तो पिटाई होता था, हमेशा पिटाता था मदन। लेकिन आज पता नहीं पिता की मोह माया कहाँ ले गई। पिता क्या करते हैं, पिता उनको लपक लेते हैं। जो जीवन में आज तक नहीं उतना प्यार किए थे, उतना गले लगा कर उतना प्यार करते हैं। गले से लगा लिया और इतना प्यार किया कि जितना पहले कभी नहीं किया था। उसके पिता उल्लास के साथ कहा, शाबाश मेरे बेटे, शाबाश, जो काम मैंने नहीं किया, जो काम तेरा बाप नहीं कर सका, वह तूने करके दिखा दिया। अर्थात खोखा के 2 दांत तोड़ दिए, 20 के वह दोनों दांत थे, इसके 2 दांत तोड़ डाला। और हंसने लगते हैं। उनके पापा क्या होते हैं, हंसने लगते हैं, हा हा हा, क्योंकि मदन 20 के दांत को तोड़ दिया था। क्योंकि जो उनके पापा नहीं कर सके, वह एक उनका बेटा करके दिखला दिया। देखिए कहानी का शीर्षक क्या कहता है कि 20 के दांत कहानी एक महल और झोपड़ी की लड़ाई। महल सेन साहब, झोपड़ी गिरधर लाल की लड़ाई की कहानी है। मदन ने अमीरी रूपी 20 के दांत तोड़कर यह परिचय दिया कि सभी जगह अमीरी काम नहीं आएगी। आप जीवन में कहीं भी चले जाइए, आपका बोलने का तरीका, आपके रहने का ढंग अगर नहीं होगा तो केवल आप अमीर रह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं। सभी जगह अमीरी काम नहीं आएगी। मदन अपने काम की बात नहीं सुना, इसलिए वह सोने के लिए जाने लगा। सॉरी स्लाइड थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है। यह शीर्षक इतना ही कहता है, ठीक है। यह हमारा कहानी बिल्कुल शानदार कहानी है। अगर आप कहानी से जुड़िए और कहानी को बिल्कुल बारीकी से सुनिए, क्योंकि अगर आप कहानी को सुन लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में, मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप एग्ज़ाम में सभी क्वेश्चन आप खुद से लिख लीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।